ऑलराइट डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल थरोरन इंग्लिश विद कादिम अकील। और आज का हमारे आर्टिकल का छठा लेक्चर है। इससे पहले 5 लेक्चर में हमने आर्टिकल के बारे में काफी डिस्कशन कर लिया, उसी को आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए क्वेश्चन लिखते हैं। प्रेमचंद was the greatest author and the playwright. The playwright. Playwright is someone who write plays. Playwright. एक और देखिए, Delhi is the most polluted and the costliest city. ये दो क्वेश्चन है। प्रेमचंद वॉज द ग्रेटेस्ट ऑथर एंड द प्लेरेट। अब आप देखिए, यहां पर आपने प्रेमचंद लिखा, ये सब्जेक्ट लिखा। वॉज क्या है? ये लिंकिंग वर्ब है। वॉज क्या है? लिंकिंग वर्ब है। इसके साथ आपने एक लिखा नाउन ऑथर। क्या लिखा? ऑथर। अच्छा, ये जो ऑथर है ये प्रेमचंद का ही कॉम्प्लीमेंट है। प्रेमचंद ही ऑथर है। इसके साथ आपने एक सुपरलेटिव एडजेक्टिव लिख दिया। ये एडजेक्टिव लिख दिया और इस ऑथर वर्ड के लिए आपने क्या करा? एक आर्टिकल द लिख दिया, है ना। फिर आपने एक एंड कंजंक्शन का यूज किया। एंड कंजंक्शन का यूज किया। एंड कंजंक्शन जोड़ने का काम करता है। क्यूमुलेटिव कंजंक्शन होता है कोऑर्डिनेट कंजंक्शन का, ठीक है। अब एंड ने क्या? एंड जोड़ने का काम करता है। एक आपने एंड कंजंक्शन का यूज किया, फिर लिखा आपने प्लेरेट। प्लेरेट भी नाउन है, ठीक है। और ये प्लेरेट कौन है? ये भी प्रेमचंद है। कौन है? ये भी प्रेमचंद है। ऑथर और प्लेरेट दोनों प्रेमचंद ही तो हैं, ठीक है। उन्हीं के दोनों ये कैरेक्टर है। अच्छा, इस प्लेरेट के साथ आपने एक आर्टिकल दा का यूज किया, ठीक है। यहां पे आर्टिकल दा का यूज किया और यहां भी आर्टिकल दा का यूज किया। अब आप देखिए, प्रेमचंद के दो कॉम्प्लीमेंट हैं, एक है ऑथर और एक है प्लेरेट। दोनों ही प्रेमचंद के कॉम्प्लीमेंट है ना। दोनों कॉम्प्लीमेंट के लिए आपने द आर्टिकल का यूज किया है। किसका? द आर्टिकल का यूज किया है, ठीक है। ऑलराइट, इतना समझ में आ गया। अब बात यह है कि अगर आप किसी एक नाउन के लिए दो कॉम्प्लीमेंट लिखें, क्या लिखें? और दोनों कॉम्प्लीमेंट उसी नाउन के हों, तो जो आप आर्टिकल है वो पहले वाले नाउन के साथ लिखा करिए, दूसरे वाले नाउन के साथ आर्टिकल नहीं लिखा करिए। तो यहां पर आपने पहले वाले नाउन के साथ द ग्रेटेस्ट ऑथर में द आर्टिकल लिख दिया, ठीक है। दूसरे वाले नाउन जो प्लेरेट लिखा, इसके साथ आप आर्टिकल नहीं लिखिए। इसको ऐसे लिखिए, एंड प्लेरेट। तो ये प्रेमचंद वॉज द ग्रेटेस्ट ऑथर एंड प्लेरेट। अब नीचे वाले में आते हैं, देखिए, दिल्ली इज द मोस्ट पॉल्यूटेड एंड द कॉस्टलीस्ट सिटी। अब आप देखो, यहां पर आपने दिल्ली को लिखा, दिल्ली सब्जेक्ट है। अच्छा, इस और ये इज लिंकिंग वर्ब हो गई। इस क्या हो गई? लिंकिंग वर्ब हो गई। ये जो सिटी है इसका कॉम्प्लीमेंट हो गया। क्या हो गया? कॉम्प्लीमेंट। दिल्ली इज अ सिटी, ठीक है। अब इस कॉम्प्लीमेंट के लिए आपने एक सुपरलेटिव डिग्री में एडजेक्टिव लिखा कॉस्टलीस्ट, उसके लिए द लिखा, और एक सुपरलेटिव डिग्री में एडजेक्टिव लिखा मोस्ट पॉल्यूटेड, उसके लिए द लिखा, ठीक है। द, ठीक है, मोस्ट पॉल्यूटेड और द मोस्ट पॉल्यूटेड और द कॉस्टलीस्ट, ये दोनों ही सिटी नाउन को डिफाइन कर रहे हैं। और सिटी कौन है? दिल्ली है। तो इस केस में भी जब ऐसा हो, अगर किसी एक नाउन के लिए आप दो एडजेक्टिव्स लिखें सुपरलेटिव डिग्री में, तो जो द है पहले वाले एडजेक्टिव के साथ यूज कीजिए, दूसरे वाले एडजेक्टिव को बिना द के लिखिए। तो यहां से आप द काट दीजिए और ये द ठीक हो गया। तो ये कैसे सही होगा? दिल्ली इज द मोस्ट पॉल्यूटेड एंड कॉस्टलीस्ट सिटी। एक्चुअली इसमें होता क्या है कि ये जो द होता है ना, अगर आपने यहां से द काट दिया, ये द कॉमन हो जाता है इन दोनों के लिए। किसके लिए? कॉमन हो जाता है। ये चीज आपकी समझ में आ गई? सर, सुपरलेटिव डिग्रीज क्या होती हैं? सुपरलेटिव डिग्रीज जैसे बेस्ट, हाईएस्ट, ठीक है, ऐसी डिग्रीज जिनका हाँ, ऐसी डिग्रीज जिनका यूज आप वन वर्सेस ऑल के कंपैरिजन में करते हैं। जैसे यू आर द बेस्ट प्लेयर, ठीक है, तो सुपरलेटिव डिग्रीज होती हैं। सर, ऊपर वाले में कॉम्प्लीमेंट कौन सा है? कॉम्प्लीमेंट, ये दोनों ही कॉम्प्लीमेंट है। ऑथर और प्लेरेट दोनों ही कॉम्प्लीमेंट है। दोनों के लिए आपने आर्टिकल यूज किया। देखो, प्लेरेट के लिए भी द आर्टिकल का यूज किया और ऑथर के लिए भी द आर्टिकल का यूज किया, है ना। ये चीज आपकी समझ में आ गई? इतना समझ में आ गया ना?
मार्कर चेंज कर लें एंड द मोस्ट, अच्छा मोस्ट गिफ्टेड और लिख लेना यहाँ पर, इस तरीके से कर लेना मोस्ट गिफ्टेड, ठीक है। तो द हटा देना वहां से, क्योंकि ये भी सुपरलेटिव डिग्री और वो भी सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है। एक और सवाल देखिए, फिर अभी इसको बुलेट पॉइंट में लिखवा देंगे, है ना। द ज्यूरी डिक्लेयर्ड द रेसलर द विनर। द ज्यूरी डिक्लेयर्ड द रेसलर द विनर। अब आप देखो डिक्लेयर क्या है, ये ट्रांजिटिव वर्ब है। ज्यूरी ने किसको डिक्लेयर किया, रेसलर को। तो ये रेसलर जो है ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया नहीं हो गया। अच्छा द विनर जो है वो इस ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट हो गया, क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट। जो रेसलर है उसी को विनर डिक्लेयर किया गया है। अच्छा इस द विनर और द रेसलर दोनों सेम पर्सन है, दोनों के लिए आपने द आर्टिकल का यूज किया है, यहां से द हटा दो। तो आप इसको कैसे लिखोगे, द ज्यूरी डिक्लेयर्ड द रेसलर विनर। ये चीज आपके समझ में आ गई, ये चीज आपके समझ में आई। ऐसा हमने क्यों, अब आपके दिमाग में ये वाला क्वेश्चन आता होगा कि हम इससे पहले ये क्यों नहीं हटा दें, द हटा दे इसको लिख रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, रेसलर को विनर डिक्लेयर नहीं किया, विनर को रेसलर डिक्लेयर नहीं किया है, बल्कि रेसलर को विनर डिक्लेयर किया है। ये चीज आपके समझ में आ गई। तो इस वाली बात को लिख लेते हैं। इफ टू नाउन्स आर ज्वाइंट, if two nouns are joined with conjunction and, अगर दो नाउन को एंड कंजंक्शन से जोड़ दे, ठीक है, और इतना चीज समझ में आ गई। और वो दोनों नाउन और जो एंड कंजंक्शन है वो उन दोनों नाउन के कोई कॉम्प्लीमेंट को जोड़े, किसी को दो कॉम्प्लीमेंट्स को जोड़े, या फिर वर्ब के लिए यूज हो, या इस तरीके से एडजेक्टिव के लिए यूज हो, तो आर्टिकल आप पहले वाले नाउन के साथ यूज कीजिए। इफ टू नाउन्स आर जॉइंड कंजंक्शन एंड रेफर टू द सेम पर्सन, अगर दो नाउन्स को आप जोड़ दें एंड कंजंक्शन से और वो दोनों नाउन सेम पर्सन को रेफर करें, एंड रेफर टू द सेम पर्सन, टू द सेम पर्सन, ठीक है, दोनों नाउन सेम पर्सन को रेफर करें, तो यूज द आर्टिकल विद द फॉर्मर नाउन, यूज द आर्टिकल विद द फॉर्मर नाउन, पहले वाले नाउन के साथ यूज कीजिए। फिर से लीजिए, अगर दो नाउन को आप एंड कंजंक्शन से जोड़ दें और वो दोनों नाउन एक ही नाउन को रेफर करें, तो आपको आर्टिकल क्या है, पहले वाले नाउन के साथ यूज करना है। दो नाउन ऑथर प्लेरेट, एक, ठीक है, एंड कंजंक्शन से जुड़े हुए हैं, दोनों से पहले आपने द आर्टिकल का यूज किया। अच्छा ये प्लेरेट और ऑथर दोनों सेम नाउन प्रेमचंद को रेफर कर रहे हैं, तो पहले वाले फॉर्मर वाले नाउन के साथ आपको आर्टिकल का यूज करना है, लेटर वाले के साथ नहीं करना है, ठीक है। यहां पर आपने दो एडजेक्टिव्स को देखो एंड कंजंक्शन से जोड़ दिया, दोनों से पहले द का यूज किया है, तो आपको द का यूज, ठीक है। तो आप इस केस में, अच्छा ये दोनों द मोस्ट पॉलिटेड और द कॉस्टलीस्ट, ये दोनों दिल्ली को रेफर कर रहे हैं, पहले वाले के लिए द का यूज करना है, दूसरे वाले के लिए नहीं करना। ये चीज आपके समझ में आ गई, आगे बढ़े, इतना क्लियर हो गया सर? वेरी गुड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, ये पेपर में भी आता है। आगे बढ़े, चलो ये कंसेप्ट हमारा क्लियर हो गया। अच्छा एक सवाल में आपको रोकता, देखिए, द डायरेक्टर एंड द एक्टर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, हैव arrived here, the director and the actor have arrived here, और एक और देखना, the manager and principal
हैज या हैव सेटल्ड डिस्प्यूट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट में भी ऐसे एरर आते हैं। अब आप देखो यहां पर आपने क्या एंड कंजंक्शन का यूज किया, एक नाउन डायरेक्टर लिखा और एक नाउन एक्टर लिखा, एक नाउन डायरेक्टर लिखा और एक नाउन एक्टर लिखा, ठीक है। अच्छा यहां पर और लिख लेना हैज और हैव, हैज और हैव, ठीक है। डायरेक्टर एक नाउन है, एक्टर एक नाउन है, दोनों को एंड कंजंक्शन से जोड़ दिया है, दोनों से पहले द आर्टिकल का यूज किया है, ठीक है। और ये आपके पास वर्ब है हैज और हैव। अराइव्ड हियर, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। देखो अगर जब आप ऐसा लिख देते हो कि दो नाउन को एंड कंजंक्शन से जोड़ो और दोनों से पहले द आर्टिकल का यूज कर दो, तो वो दोनों नाउन अलग अलग हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? अब यहाँ पे द डायरेक्टर कोई अलग है और एक्टर कोई अलग है, दो अलग अलग पर्सन है। क्या है? दो अलग अलग पर्सन है। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं द डायरेक्टर एंड एक्टर एक ही पर्सन आएगा, हैव या हैज अराइव्ड हियर। अब आप देखो यहां पर आपने पहले डायरेक्टर और एक्टर दो नाउन लिखे, पहले वाले नाउन्स के लिए आपने द आर्टिकल का यूज कर दिया, तो ये क्या होंगे? ये सेम पर्सन होंगे। क्या होंगे? सेम पर्सन। और ये दोनों क्या होंगे? ये डिफरेंट पर्सन होंगे। क्या होंगे? मतलब यहाँ पे डायरेक्टर अलग है और पर्सन एक्टर अलग है। ऐसा आपको कैसे पता चला? क्योंकि देखो ऊपर वाले में आपने डायरेक्टर से पहले दा का यूज किया है और एक्टर से पहले दा का यूज नहीं किया है, तो वो दोनों सेम पर्सन होंगे। जो डायरेक्टर है वही एक्टर है, लेकिन नीचे वाले में आपने डायरेक्टर से पहले भी दा का यूज किया है और एक्टर से पहले भी दा का यूज किया है। इसका मतलब क्या है कि दोनों ये डिफरेंट पर्सन है, ठीक है। अब आप देखो यहां पर ये सेम पर्सन है तो सिंगुलर एक आदमी हो गया, हैज आ जाएगा। क्या आ जाएगा? हैज आ जाएगा। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब आती है। अच्छा यहां पर आपने द डायरेक्टर और द एक्टर लिख दिया, तो मतलब ये दो अलग अलग पर्सन है। यहाँ क्या आ जाएगा? क्या आ जाएगा? हैव आ जाएगा। ये चीज आपके समझ में आ गई? ये चीज आपके समझ में आई? अब देखो मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं। अगर एक सेंटेंस को आप दो तरीके से सही कर सकते हो, ठीक है, और दोनों ही तरीके लॉजिकल हो और ग्रामेटिकली सही हो, तो आप जो करेक्शन है वो लास्ट वाले पार्ट में किया करो। किसमें? लास्ट वाले। अब आप देखो यहां पर आप ऐसा भी तो कर सकते थे कि सर द डायरेक्टर और एक्टर से पहले हम दा लगा दें और यहां पर हैव कर दें, तब भी तो ठीक हो जाएगा, क्योंकि द डायरेक्टर और द एक्टर दो अलग अलग वो हो जाएंगे। ऐसा भी सही कर सकते हैं। या फिर सर हम यहाँ दा ना लगाएं और यहाँ पर इसको हैव ही लिख दें, तब भी ठीक हो सकता है। दोनों तरीके ठीक है, लॉजिकल है, ग्रामेटिकली ठीक है। फिर मैंने आपको क्या बात बताई कि जब एक सेंटेंस को आप दो तरीके से सही कर सकते हो। कितने? दो तरीके से, दोनों ही ग्रामेटिकल हो, दोनों ही लॉजिकल हो, तो आप करेक्शन कौन से वाले पार्ट में प्रेफर करोगे? लास्ट वाले पार्ट में, ठीक है। अब यहां पर आया थे द डायरेक्टर एंड द एक्टर हैज अराइव्ड हियर, ठीक है। अब आप देखो आप चाहो तो सर हम इस दा को हटा दें, दा को हटा दें, हम मान लें कि डायरेक्टर और एक्टर दोनों एक ही आदमी है नहीं है, और फिर हैज लगा दें, हैव को गलत कर दें। दोनों ही लॉजिकल है। लेकिन मैंने आपको तरीका क्या बताया कि जब दोनों तरीके से सही कर सकते हो, इस वाले में भी करेक्शन करके आप सही कर सकते हो, इस वाले पार्ट में भी करेक्शन करके सही कर सकते हो, तो उस केस में आपको जो करेक्शन है वो बाद वाले पार्ट में किया करो। क्यों? क्योंकि इंग्लिश लेफ्ट टू राइट लेफ्ट से राइट पढ़ी जाती है, इधर से ऐसे करके पढ़ी जाती है। जो लेफ्ट में लिखा होता है हम उसको बेसिस मानते हैं और उसके बेसिस पर हम आगे करेक्शन करते हैं। ये चीज आपकी समझ में आ गई? अगर एक सेंटेंस को आप दो तरीके से सही कर सकते हो तो करेक्ट, और दोनों ही तरीके लॉजिकल हो, तो करेक्शन कौन से वाले पार्ट में करोगे? बाद वाले में, ठीक है। ये चीज आपकी समझ में आ गई? चलो तो ये तो ठीक था, तो यहां पर हम क्या लगा देंगे? है। अब नीचे आ जाओ, द मैनेजर एंड प्रिंसिपल। अब आप देखो यहाँ पर प्रिंसिपल एक नाउन लिखा, मैनेजर एक नाउन लिखा, मैनेजर से पहले द आर्टिकल का यूज किया, प्रिंसिपल से पहले कोई आर्टिकल का यूज नहीं किया। इसका मतलब क्या? ये दोनों कॉमन एक ही आदमी हो गए। फिर आगे लिखा हुआ है हैज या हैव सेटल्ड डिस्प्यूट, डिस्प्यूट वर्ड लिखा हुआ है। अच्छा अब आप बताओ डिस्प्यूट एक आदमी में होता है या दो आदमी में होते हैं? तो अगर हम यहाँ पर देखो, अगर हम यहाँ पर क्या करें कि मतलब हम ये मान लें कि ये दोनों सेम पर्सन है। क्या? सेम पर्सन है, तो हैज लगा दें।
है नहीं है। लेकिन आगे ही वर्ड देखो डिस्प्यूट लिखा हुआ है, तो डिस्प्यूट तो दो आदमियों में एटलीस्ट होता है, तो हम यहाँ पर हैज लगाएंगे या यहाँ प्रिंसिपल से पहले दा लगाएंगे? दा लगाएंगे। ये चीज आपके समझ में आई? क्यों? अगर ये डिस्प्यूट नहीं लिखा होता तब हम कर सकते थे, जैसे द प्रिंसिपल एंड मैनेजर हैज कम, ठीक है, द प्रिंसिपल एंड मैनेजर हैज गॉन देयर, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर आपको दा लगाना पड़ेगा। अब प्रिंसिपल और मैनेजर दो अलग अलग इंसान हो गए। समझ में आ गया? ये चीज आपके समझ में आ गई? वेरी गुड। आगे बढ़े, चलो तो आगे बढ़ते हैं। ये देखो, ये सब्जेक्ट वर्ब एलिमेंट में भी ये एरर आता है, तो आप इसका ध्यान रखना, है ना। सर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट तो भी अलग से ही पढ़ाएंगे ना? हाँ वो सब पढ़ाएंगे, उसमें तो आपको प्रॉब्लम ही नहीं होगी। जब ये सब हम अच्छे से कवर कर लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब चलो अब दूसरा कंसेप्ट शुरू करते हैं। देखिए सर अभी कितना हो रहा है? ठीक है, आज काफी खींचेंगे। वी यूजुअली हैव द लंच एट 1 PM, ठीक है। The football is the most popular game, है, ठीक है। अब आप देखो, we usually have the lunch at 1 PM, यहां पर आपने लंच नाउन लिखा और इससे पहले किसका यूज किया? द आर्टिकल का। यहां पर आपने फुटबॉल एक नेम ऑफ स्पोर्ट है, इससे पहले किसका यूज किया? द आर्टिकल का। अच्छा, लंच जो है एक नेम ऑफ मील है नहीं? है सर। नेम ऑफ मील, खाना, लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट, है ना। तो यहां पर आपको दा का यूज नहीं करना और यहां भी दा का यूज नहीं करना। ऐसे लिखो, वी यूजुअली हैव लंच एट 1 PM। तो नेम ऑफ मील्स से पहले, नेम ऑफ स्पोर्ट्स से पहले कोई आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। तो वो मैं लिखवा देता हूं कौन कौन से नेम्स हैं, कौन कौन से नाउन्स हैं जिनके साथ आपको द आर्टिकल का यूज नहीं करना है अगर वो जनरल सेंस में यूज होते हैं। ऑलराइट, ठीक है। यहाँ पे लंच एक जनरल सेंस में यूज हुआ है तो हटा दो। स्पोर्ट एक, फुटबॉल तो खुद अपने आप में एक प्रॉपर नाउन, उसके लिए जरूरत ही नहीं है द आर्टिकल के यूज करने की। तो इस वाली बात को लिख लेते हैं। यूज नो आर्टिकल, यूज नो आर्टिकल with the name of the following noun। देख लो, गेम्स के नेम से पहले आप यूज नहीं किया करो, ठीक है। मील्स नेम से पहले, कलर्स के नेम से पहले आप कोई यूज नहीं किया करो आर्टिकल का। डेज नेम से पहले कोई आर्टिकल का यूज नहीं किया करो। मंथ्स के नेम से पहले कोई आर्टिकल का यूज नहीं किया करो। फेस्टिवल्स के नेम से पहले कोई आर्टिकल का यूज नहीं किया करो। रिलीजन्स के नेम से पहले कोई आर्टिकल का यूज नहीं किया करो। सिटीज के नेम से पहले कोई आर्टिकल का यूज नहीं किया करो। लेक्स के नेम से पहले कोई आर्टिकल का यूज नहीं किया करो। कॉन्टिनेंट्स के नेम से पहले कोई आर्टिकल का यूज नहीं, रिवर वगैरह, ठीक है। माउंटेन्स के नेम से पहले कोई आर्टिकल का यूज नहीं किया करो। कॉन्टिनेंट कोई कलर। पीक्स के नेम से पहले कोई आर्टिकल का यूज नहीं किया करो। सर जी, कॉन्टिनेंट्स मतलब क्या है? अरे 7 कॉन्टिनेंट्स जो है। अरे यार वो तो सेम कॉन्टिनेंट द वर्ल्ड। द एशिया गलत है, ठीक है। लैंग्वेजेस के नेम से पहले कोई आर्टिकल का यूज नहीं किया करो। एक कंट्री। सर जरा बताइएगा कौन कौन से हो? नहीं अभी नहीं बता रहा। आर्ट्स के नेम से पहले कोई आर्टिकल का यूज नहीं किया करो। सर डाउट हो रहा है, बता दीजिए। ऑस्ट्रेलिया, एशिया, अफ्रीका, सब्जेक्ट के नेम से। रशिया, अंटार्कटिका सर। हाँ, चाइना। चाइना नहीं। देखो इधर सुन लो। सर ये आर्ट्स जो मतलब अभी बता, एक एक करके सब क्लियर करें, एक एक करके सब क्लियर करें। तो स्किल देखो, नेम्स ऑफ गेम्स से पहले नेम्स ऑफ मील्स, कलर्स, डेज, मंथ्स, फेस्टिवल, रिलीजन, सिटीज, लेक्स, कॉन्टिनेंट, इनके नेम से पहले आप किसी आर्टिकल का यूज नहीं किया करो। जी, आर्ट्स क्या होता है? आर्ट्स अभी मैं बता रहा हूँ, सब बताऊंगा ना, पेशेंस रखो। अब ऊपर वाला मिटा दे, अभी इसी को हम डिस्कस करते हैं ना। अभी तो मैंने सिर्फ लिखवाया। देखो, कलर के नेम से पहले किसी आर्टिकल का यूज नहीं किया करो। जैसे
इधर देखो, हम ऐसे लिख दें, द रेड इज माई फेवरेट कलर, रेड इज माय फेवरेट कलर। है तो नहीं, मगर आप लिख दें तो होगा। फेवरेट। कलर। अब यहाँ पर रेड सब्जेक्ट हो गया, जी। कलर है, ये द गलत हो गया। खराब हो गया बिल्कुल। लेकिन एक चीज देखो, दिखाओ सर। दिखाओ सर। इधर देखना, द रेड कलर हैज लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। ठीक है, डेफिनेट हो गया। अब आप देखो यहां पर सब्जेक्ट क्या है, बताना जरा। वेवलेंथ। कलर। ये कलर सब्जेक्ट है, क्या है? कलर। और ये जो रेड है ये एडजेक्टिव है जो इसको क्वालिफाई कर रहा है। Qualify कर रहा है। और दा का यूज आपने किसके लिए किया? कलर, रेड के लिए, कलर के लिए यहाँ कलर पर। के लिए। वेरी गुड, दा ठीक हो गया। ये चीज आपके समझ में आई? Yes, sir. वहां पर द रेड के लिए यूज किया गया था, यहाँ पर द किसके लिए यूज किया गया? Red के लिए। और रेड एडजेक्टिव है Yes. जो इस कलर नाउन को डिफाइन कर रहा है। तो ऐसा रट्टा नहीं मारना कि कलर के पहले द का यूज नहीं करना। कलर के पहले द का यूज तब नहीं करना जहां पे कलर नाउन की तरह काम करे। ठीक है, ये चीज आपके समझ में आ गई? मिटा दें इसको। बिल्कुल सर, एक और एग्जांपल देखिए, ऐसा जैसे ये दिया, द रेड कलर हैज लॉन्गेस्ट। अब कोई सा लगा दो, ग्रीन इज माय फेवरेट कलर, Yes, sir. हां ठीक है, कलर Fair and lovely is my द ग्रीन सिग्नल। तो फिर वो वहां पे द ग्रीन सिग्नल में सिग्नल नाउन हो जाएगा, द ग्रीन ठीक हो जाएगा। तो एक्चुअली यहाँ पर देखो, ये तो है एडजेक्टिव। आप आर्टिकल का यूज किसके लिए करते हो? नाउन के लिए करते Noun के हो। लिए। यहाँ पर ये रेड क्या है? ये है नाउन। क्या है? Noun. नाउन है ना? Okay. ये चीज आपके समझ में आ Yes, गई? sir. आगे बढ़े, अभी रुको और। ठीक है, अच्छा फिर मैंने ये बता दिया कलर्स के लिए। फिर देखो, ओह माय गॉड, फंबल, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, होता। दिल लगा लिया। इससे आप तो भी यही गाना गाए जा रहे हो। मोहब्बत का चक्कर ऐसे ही होता था। ऐसा शेर में सुना दिया था। अभी शेर सुनाओ, तो पहला शेयर सुनो, उसके बाद करवाइए। अभी रुको, थोड़ा सा आगे तो बढ़े, अभी तो 10-15 मिनट हुए। अब आप देखो, इधर देखो, हिंदुइज्म, हिंदुइज्म को मानने वालों को हिंदूज बोलते हैं। कार्ड हम लोग कम मारा मेरी। इस्लाम, इस्लाम के मानने वालों को मुस्लिम्स बोलते हैं। वो भी करा दूंगा। चलेगा ना। ठीक है, 19 से चलेगा ये। देख। बुद्धिज्म, बुद्धिज्म के मानने वालों को बुद्धिस्ट बोलते हैं। जी बिल्कुल। तो एक्चुअली ये तो है रिलीजन। ये क्या है? Religion. Religions. ये है रिलीजन और ये है कम्युनिटी। क्या है? कम्युनिटी। मतलब देखो, कम्युनिटी चाहे कम्युनिटी उसका बेसिस कुछ भी हो, कोई कम्युनिटी चाहे उसका बेसिस रिलीजन हो, कास्ट हो, कल्चर हो, रीजन हो, कुछ भी हो, कम्युनिटीज के साथ आप द आर्टिकल का यूज किया करिए। जैसे कि यहां पर ये जो कम्युनिटीज है इनका बेसिस क्या है? रिलीजन है। कम्युनिटी का बेसिस कास्ट भी हो सकता है, कम्युनिटी का बेसिस रीजन भी हो सकता है, कल्चर भी हो सकता है, इवन फूड भी हो सकता है। ठीक है, तो इनके लिए हिंदुइज्म, इस्लाम और बुद्धिज्म से पहले तो आप द आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। लेकिन ये है कम्युनिटीज। ये क्या है? कम्युनिटी। कम्युनिटीज। कम्युनिटीज के साथ आप द आर्टिकल का यूज किया करिए। कम्युनिटीज का बेसिस इवन पॉलिटिकल सिस्टम भी हो सकता है। द मुगल्स, द चोलास, द पांडवास, है नहीं है? ये भी तो कम्युनिटीज हैं। ठीक है, तो कम्युनिटीज कोई सी हो, इवन कम्युनिटी का बेसिस ब्लड भी हो सकता है। ठीक है, द शर्मास, ठीक है, द गुप्तास, तो ये भी तो तरीके की कम्युनिटी हो गई। द ठाकुरास। हाँ, द ठाकुरास। ठीक है, तो कोई सा भी कम्युनिटी का बेसिस कोई भी हो, यूज द आर्टिकल विद नमक इट। छिड़क नहीं है नमक। हाँ नमक का रसम का नमक छिड़क नहीं है। हाँ, मारूंगा बहुत। ठीक है, सर इस बात पे एक शेर हो जाए। अभी शेयर होगा। पहले शेयर। ये एमयू पेपर में सवाल आया था, मैं जो बताने जा रहा सर हूँ। ठाकुरास के ऊपर शेर होना चाहिए सर। बिठा दूं इसको? Yes, sir. पहले शेयर। अभी शेयर सुनाऊंगा। मैंने शेर सुना था, पढ़ा हुआ था। हाँ, शायद ना बन जाऊंगी क्या? वो दुल्हन बनकर चली गई। हमने भी दुपट्टा उड़ा हमने लिया, बुर्का पहना दिया, हमने दाढ़ी रखी। हाँ, वो शेर है ना, करके मोहब्बत हमने इश्क की लज्जत चख ली, उसको भी बुर्का पहना दिया, हमने भी दाढ़ी रखी। वाह। ठीक है, अब अच्छा ये सवाल देखो, वाह वाह कम करो। करके दिल की मोहब्बत हमने। इधर देखो, ये सवाल आ सकता है तुम्हें। द सिनेमा हैज अ, ये इसका मतलब इसको सच में ये सही बात सही है। द सिनेमा हैज अ डीप इम्पैक्ट
ऑन अवर यूथ। आजकल देख रहे हो, जो देखो तो फिल्मी वो बना हुआ है। आप तो ये थोड़ा सेंटेंस सही है सर। द सिनेमा हैज अ डीप इम्पैक्ट ऑन अवर यूथ। ये चल क्यों नहीं रहा? देखो मार्कर दूसरा निकालो। मार्कर के लिए हम कल को फिर अरे जी है, एक और रखा होगा वहां, देखो मुझे तो वही एक मेरे बैग मेरे हाथ में। हाँ इसको रखते हैं। इसकी कैप कैप ये है। इधर देखना, द सिनेमा हैज अ डीप इम्पैक्ट ऑन अवर यूथ। और एक सब इसी में दूसरा सवाल देखो, they will go to cinema, this is very important, they will go to cinema this Friday। अब इधर देखो, यहां पर भी हमने सिनेमा वर्ड का यूज किया, यहां पर भी सिनेमा वर्ड का यूज किया, लेकिन ऊपर वाले में सिनेमा का मतलब क्या है? फिल्म, नहीं फिल्म है। नीचे वाले में सिनेमा का मतलब क्या है? फिल्म। नीचे वाले में सिनेमा का मतलब क्या है? प्लेस। क्या? और ऊपर वाले में सिनेमा का मतलब क्या है? आर्ट, पूरा सिनेमैटिक आर्ट। यहां पर सिनेमा का मतलब क्या है? आर्ट। क्या चीज? आर्ट। देखो सिनेमा आर्ट से मतलब डीप इम्पैक्ट ऑन अवर यूथ, किसी एक पर्टिकुलर फिल्म में थोड़ी, पूरी सिनेमैटिक आर्ट में। ठीक है, यहां पर सिनेमा का मतलब क्या है? ऊपर सिनेमा का मतलब क्या है? आर्ट। जब सिनेमा का मतलब आर्ट हो, हटा दो दा, लगा दो। तो इधर देखो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। समझ नहीं आया, एक बार और फिर से समझा दीजिए। अभी आपको बता रहा हूं, अगर सिनेमा और थिएटर जो वर्ड है वो आर्ट भी दिखाते हैं, और सिनेमा और थिएटर वर्ड आर्ट भी दिखाते हैं और प्लेसेस भी दिखाते हैं। एक्सेप्टेड योर फॉलो रिक्वेस्ट। इधर देखो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सिनेमा और थिएटर वर्ड आर्ट भी दिखाते हैं और प्लेसेस भी दिखाते हैं। आर्ट और प्लेसेस। अगर जब आर्ट्स दिखाएं तो वहां पे द आर्टिकल का यूज करोगे क्या? नहीं। और प्लेसेस दिखाएं तो द आर्टिकल का यूज करेंगे। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर सिनेमा आर्ट दिखा रहा है और यहाँ पर तो सर कंट्रीज जो है वो भी तो प्लेस दिखाती है। अरे इससे क्या मतलब, इन दो वर्ड्स को देखो, वो तो मैं बता दूंगा। अगर सिनेमा और थिएटर वर्ड आर्ट्स के लिए यूज हो, जैसे कि वहां पर आर्ट्स है एक तरीके की, सिनेमा एज ए आर्ट ने यूथ पर बहुत ज्यादा इंपैक्ट किया है, ठीक है, तो वहां द गलत। सर आर्ट्स का बिल्कुल शुद्ध हिंदी में मतलब आर्ट मतलब कैसे? कला। आर्ट मतलब कला। तो इधर देखो, अगर सिनेमा और थिएटर वर्ड से मतलब आपका आर्ट से हो, क्या चीज? आर्ट से हो, तो वहां पे आर्टिकल का यूज करोगे। लेकिन अगर वही सिनेमा और थिएटर वर्ड्स का मतलब प्लेसेस से हो, जैसे ही वेंट टू थिएटर या ही वेंट टू द थिएटर, क्योंकि यहाँ पे थिएटर का मतलब प्लेस से है, ठीक है। तो ये दो बातें आप याद रखोगे, इसको मिटा दें। तो ऐसे कुछ और वर्ड्स होते हैं, मैं उसको लिखवा देता हूँ। देखो लास्ट ईयर बीएलएलबी में ये सवाल भी आया था। चलो भाई देखो, ये सब देख लेना। सोसाइटी स्पेस लाइट नेचर थिएटर सिनेमा लाइफ डेथ टाइम, लाइफ डेथ और टाइम। अगर इन वर्ड का यूज जनरल सेंस में हो, किसमें? जनरल सेंस में। अभी बता दो जनरल सेंस का मतलब क्या होता है। तो द आर्टिकल का यूज करोगे आप, द आर्टिकल का यूज, जैसे सोसाइटी का मतलब सर जमालपुर टॉपिक क्यों यार नाम छाग रहे यार तुम लोग यार। हाँ लो देखो, अगर सोसाइटी का मतलब पीपल इन जनरल हो, इधर सुनो, अगर सोसाइटी का मतलब पीपल, सब लोग इधर सुनो। हाँ भाई क्या कर रहे हो तुम?
अगर सोसाइटी का मतलब पीपल इन जनरल हो तो वहां पे द आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। नहीं करना। अगर स्पेस का मतलब मतलब बाहर की सराउंडिंग जहां पे कोई वैक्यूम है तो द आर्टिकल का यूज नहीं करना। लेकिन अगर स्पेस का मतलब दो पॉइंट के बीच का गैप हो तो वहां पर द आर्टिकल का यूज कर लेना। लेकिन अगर स्पेस का मतलब वैक्यूम वाला मतलब सारा एटमॉस्फेयर के बाहर का सराउंडिंग हो तो द आर्टिकल का यूज नहीं करना। एएमयू में ये सवाल आया था, द स्टार्स आर ट्विंकलिंग इन द स्पेस, ऐसे करके आया था। तो द गलत हो गया क्योंकि वहां पे स्पेस का मतलब क्या था, एटमॉस्फेयर से बाहर का मतलब। तो अगर स्पेस का मतलब ऑल द सराउंडिंग आउटसाइड द एटमॉस्फेयर तो वहां पे द आर्टिकल का यूज करोगे, नहीं करोगे। अगर लाइट का मतलब यही हो, एनर्जी वाली हो, ठीक है, तो द आर्टिकल का यूज नहीं करना। नेचर का मतलब मदर नेचर से हो तो आर्टिकल का यूज नहीं करना। ये चीज समझ में आ गई? अब थोड़ा सा इसको आगे डिस्कशन बढ़ाते हैं, ठीक है? इनके आपके एग्जाम्पल दे दीजिए। अब सर लाइट वाले के पास में अभी रुको तो एक एक करके सब एग्जांपल दूंगा। तुम फिक्र क्यों कर, तुम मुझ पे डाउट करते हो? हाँ नो सर, तो फिर भरोसा। इधर देखो, तो लाइट पर डाउन हो रहा है वो समझ। हाँ बता तो रहा हूँ। द मैन गो टू द जमालपुर। switched off light and went to bed. Went to bed. The light is a form of energy. Form of energy. The light is a form of energy. बाकी which helps us in seeing the object. अब यहाँ पे देखो, यहाँ पर भी आपने लाइट का यूज किया और यहाँ पर भी लाइट का यूज किया। जब लाइट को आप जर्नल सेंस में यूज करो, एनर्जी वाले सेंस में यूज करो, तो वहां पे द आर्टिकल का यूज नहीं करना। यहां पर आपने लाइट का यूज एनर्जी वाले सेंस में किया है, नहीं, बल्ब वाले सेंस में किया है, द आर्टिकल का यूज कर लो। सर हाँ। आपने ऊपर वाला सेंटेंस बताया, द मैन स्विच ऑफ लाइट एंड वेंट टू बेड। वो ऑफ लाइट गलत था, ऑफ द लाइट करना पड़ेगा। जी सुनिए, हम तो अगर ये कह रहे हैं कि मैन का जो प्राइमरी वो क्या नाम है सब्जेक्ट अगर बेड पे जाना तो आर्टिकल का अरे, यूज करेंगे। मैंने क्या बताया कि अगर इन वर्ड्स का यूज आप जर्नल सेंस में करो कल आपने ये सेंटेंस उसमें बताया था ना, प्राइमरी सब्जेक्ट के लिए अगर हम तो बैट के लिए लिखा है, बैट को बिना नाउन के लिखा, दा के लिखा है, नहीं लिखा है? अरे, कल मैंने ये बताया था अगर इन प्लेसेस को आप इनके प्राइमरी पर्पस के लिए विजिट करते हो तो कोई आर्टिकल का यूज नहीं करोगे। अब देखो, स्विच ऑफ लाइट वेंट टू बेड, तो बेड को दा के साथ लिखा क्या, बिना दा के लिखा है? देखो लिखा है, नहीं लिखा है? मैं ये क्या बोल रहा हूं, अगर ये नाउन्स हैं, ये वर्ड्स हैं, इनको जनरल सेंस में यूज करोगे। सोसाइटी का मतलब, सोसाइटी इन जनरल मतलब कॉमन पीपल, ऑल द पीपल ऑफ अ सोसाइटी। स्पेस का मतलब ऑल द सराउंडिंग आउटसाइड द एटमॉस्फेयर। लाइट का मतलब लाइट एनर्जी। नेचर का मतलब मदर नेचर, ऑल द थिंग्स प्रेजेंट इन द नेचर, ठीक है? ठीक है, फिर थिएटर और सिनेमा तो मैंने बता दिया। लाइफ का मतलब लाइफ इन जर्नल, ठीक है? डेथ का मतलब डेथ इन जर्नल। टाइम का मतलब टाइम इन जर्नल, ठीक है? अगर इनका यूज जर्नल सेंस में करोगे तो उसके साथ किसी आर्टिकल का यूज नहीं करोगे। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पे लाइट का मतलब क्या है, एनर्जी से है। यहाँ पे तो ये रोशनी बल्ब वगैरह से है तो द आर्टिकल का यूज कर लो। लेकिन यहाँ पे लाइट का मतलब क्या है, एनर्जी से, एनर्जी से है, तो द आर्टिकल का यूज करोगे क्या, नहीं करोगे। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ऐसे देखो, ये चीज आपके समझ में आ गई? ये चीज आपके समझ में आ गई ना? ठीक है। अच्छा, अब थोड़ा सा एडवांस वाला पार्ट हम पढ़ते हैं। ये दिमाग लगा के सुनना, थोड़ा सा एडवांस पार्ट है। सर इनके एग्जांपल दे दिए, मेरे को समझ में नहीं किसके एग्जांपल दे? सबके सबके। हाँ। अब ये दो एग्जांपल तुम्हें समझ में आ गए, हाँ, ठीक है? स्पेस वाला दे दूं? दे दीजिए ना इसके सर बाद। स्पेस वाला दे दिया। और सर ये थिएटर ओ नेचर और लाइफ दैट और एलन मस्क sent his satellite into the space, into the space. There isn't much space. There isn't the space here. Is here. अगर देखो, एलन मस्क सेंट हिज सैटेलाइट इनटू द स्पेस। अब यहाँ पर आपने द स्पेस लिखा, लेकिन यहाँ पे स्पेस का मतलब क्या है, आउटसाइड द एटमॉस्फेयर। द गलत हो गया, इनटू स्पेस। अच्छा, देयर इजंट स्पेस, देयर इजंट स्पेस हियर। अब यहाँ पे स्पेस का मतलब क्या है, दो पॉइंट के बीच का गैप, ठीक है? आउटसाइड द सराउंडिंग तो नहीं है, द लगा दो। क्या लगा दो, द लगा दो।
तो यहाँ पे स्पेस का मतलब क्या था? नीचे में स्पेस का गैप कैसे देयर इज इन अरे जगह, जब स्पेस का मतलब जगह से हो, आप ये समझ लो। यहाँ पे इतनी जगह नहीं है, देयर इजंट द स्पेस, ठीक है। लेकिन यहाँ पे स्पेस का मतलब जगह से है क्या? नहीं। यहाँ पे इसका मतलब क्या? एटमॉस्फेयर के बाहर की सराउंडिंग। इतना चीज समझ में आ गई। बाकी सारे एग्जांपल जब अभी उसे वो करेंगे ना, शीट्स भी तो सॉल्व करेंगे, तो शीट्स में भी इनके आएंगे। सर मैं कह रहा हूँ आर्टिकल में कब तक कंप्लीट हो जाएगा? आर्टिकल आप अब थोड़ा सा ही बचा है। तो फिर उसके बाद आप आर्टिकल में टेस्ट दीजिएगा। हाँ, आर्टिकल का टेस्ट होगा। हाँ टेस्ट दीजिएगा, उसके बाद अगला टॉपिक हाँ करेंगे। वाला टॉपिक नहीं करने को। हाँ, टेस्ट होगा आर्टिकल का पूरा। शीट भी दे दिएगा पहले। शीट भी है बहुत अच्छी चीज। पहले शीट कर लेंगे। आप देखो, ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, और ये थोड़ा सा एडवांस वाला पार्ट है, ठीक है। तो पहले इधर सुन लो जरा, कुछ मैं बता, है ना। एक टॉफी और, फिर एक शेर, अब टॉफी खा के एक शेर। अभी शेर सुनाऊंगा। वो नुकसान बनकर चली गई। इधर देखो। हमें बहुत घोड़ा आ गई। उनसे साड़ी लगली। सर एक शेर आया। मैं नहीं आया शेर तो जरूर। एक लंबा सुना दिया कोई बढ़िया था। वही बहुत जबरदस्त, मतलब कातलाना। चातलान बनाता हूँ। वो एक बार सुनाती, दोबारा भी सुना देता हूँ। कोई कातलाना खतरनाक सा। रोज मेरा दिल पे वार कर रहा है। भगो इस टाइम सर भगो में मैं जॉन एलियट हो रही हूँ, कभी नो। सब भगो में। इधर आया तुम। सर शेर, सर शेर सर अब इधर सुनो। शेर। अमेजिंग स्पाइडरमैन। और ब्रोकन सोल। आप सुनना सबल के, ठीक है। चलो ब्रोकन सोल की जगह ब्रोकन मैन लिख देता हूँ। नेल मत- टू डबल मैन। मैन। यहाँ पर मैन, यहाँ पे स्पाइडरमैन नाउन है, और यहाँ पर मैन नाउन है। व्हाट काइंड ऑफ स्पाइडरमैन? अमेजिंग। अमेजिंग। तो ये अमेजिंग क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। व्हाट काइंड ऑफ मैन? ब्रोकन। ब्रोकन क्या हो गया? अच्छा, आप लोगों को पता है ये जो ब्रोकन है ये ब्रेक वर्ब की थर्ड फॉर्म है। क्या? अच्छा, अमेजिंग जो है अमेज वर्ब की आईएनजी फॉर्म है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, समझ के सुनना। जब आप वर्ब की थर्ड फॉर्म या वर्ब की आईएनजी फॉर्म को एडजेक्टिव की तरह यूज करते हो तो उसको पार्टिसिपल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पार्टिसिपल्स। क्या बोलते हैं? वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की आईएनजी फॉर्म को एडजेक्टिव की तरह यूज करते हो तो क्या बोलते हो उनको? पार्टिसिपल। और जिसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म को जब आप एडजेक्टिव की तरह यूज करोगे तो पास्ट पार्टिसिपल। क्या चीज? और वर्ब की आईएनजी फॉर्म को यूज करोगे एडजेक्टिव की तरह तो प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बाबू। वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की आईएनजी फॉर्म को जब आप एडजेक्टिव की तरह यूज करते हो तो उनको क्या कहते हो? पार्टिसिपल्स। क्या? पार्टिसिपल्स। वर्ब की थर्ड फॉर्म अगर एडजेक्टिव की तरह यूज हो रही है पास्ट पार्टिसिपल, वर्ब की आईएनजी फॉर्म अगर एडजेक्टिव की तरह यूज हो रही है प्रेजेंट पार्टिसिपल। इतनी बात समझ में आ गई आपकी या नहीं आ गई? पार्टिसिपल्स क्या होते हैं? वर्ब की आईएनजी फॉर्म या थर्ड फॉर्म एक्टिंग एज एन एडजेक्टिव नोन एज पार्टिसिपल। इफ द आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब acts as an adjective it is known as present participle, and if the third form of a verb acts as an adjective it is known as past participle। ये चीज आपके समझ में आ गई? पार्टिसिपल। अब ये तो नॉन फाइनाइट वर्ब का टॉपिक है, जब हम नॉन फाइनाइट वर्ब शुरू करेंगे तो बहुत डिटेल में इसके बारे में डिस्कशन करेंगे, है या नहीं है? ये चीज आपके समझ में आ गई ना? चलो मैं एक बात और बता देता हूँ। ये पार्टिसिपल समझ में आया? ठीक है, अब आप देखो, swimming is a good exercise। swimming is a good exercise, ठीक है। he is swimming in the pool, और he likes, इधर देखना, swimming। इधर देखना, यहां पर आपने swimming को लिखा, swimming लिखा। अच्छा, इज क्या है? ये क्या है? लिंकिंग वर्ब है। इज लिंकिंग वर्ब है ना, तो ये स्विमिंग क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। ये स्विमिंग सब्जेक्ट हो गया, नहीं हो गया? स्विमिंग वहां सब्जेक्ट हो गया। इज लिंकिंग वर्ब है, लिंकिंग वर्ब से पहले सब्जेक्ट ही तो लिखते हो आप, लिंक वो सब्जेक्ट हो गया। अच्छा, इधर आ जाओ, इज यहां पर क्या है? इज है यहां पर हेल्पिंग वर्ब।
और ये स्विमिंग क्या है, मेन वर्ब है ना। अच्छा यहां पर लाइक्स क्या है, ये मेन वर्ब है। लाइक्स क्या है, लाइक्ड लाइक्स। इधर सुनो शादे, रास्ता का थोड़ा सा बताओ तो दिमाग उधर उधर लगाने लगते हो। यहाँ पर स्विमिंग क्या है, सब्जेक्ट है ना। स्विमिंग इज अ गुड, विच इज अ गुड एक्सरसाइज, स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, रनिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, है नहीं है। तो इसी तरीके से मतलब इज अ गुड एक्सरसाइज ये प्रेडिकेट हो गया और इसका सब्जेक्ट क्या हो गया, स्विमिंग। क्या हो गया, यहाँ पर ही इज स्विमिंग इन द पूल, यहाँ पर स्विमिंग क्या है, मेन वर्ब है। क्या, अच्छा ही लाइक स्विमिंग, यहाँ पर स्विमिंग क्या है, ये ऑब्जेक्ट है। क्या है, ऑब्जेक्ट है। सुनना सबल के, वहां पर स्विमिंग क्या है, सब्जेक्ट है। कोई भी चीज सब्जेक्ट होती है या तो वो नाउन होती है या प्रोनाउन होती है। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन ही तो हो सकते हैं। Yes, sir. कोई और चीज सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हो सकती है, नहीं हो सकती। अब यहाँ पर ये जो स्विमिंग वर्ब की आईएनजी फॉर्म है वो सब्जेक्ट की तरह काम कर रही है, तो ये नाउन हो गई, नाउन हो गई, नहीं हो गई। अच्छा यहाँ पर ये वर्ब की आईएनजी फॉर्म ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रही है, तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट या तो नाउन होते हैं या प्रोनाउन होते हैं। यहाँ पर भी ये नाउन हो गई, नहीं हो गई, ये चीज आपके समझ में आ गई। अच्छा यहाँ पर स्विमिंग जो है वो मेन वर्ब की तरह काम कर रही है, किसकी तरह, तो यहाँ पर तो ये मेन वर्ब हो गई। ये चीज आपके समझ में आ गई, ये चीज समझ में आई। फिर से सुन लो, यहाँ पर ये स्विमिंग मतलब ये जो वर्ड स्विमिंग है ये सब्जेक्ट है। कोई भी चीज सब्जेक्ट होती है तो वो या तो नाउन होती है या प्रोनाउन होती है। अब यहाँ पर ये वर्ब की आईएनजी फॉर्म सब्जेक्ट की तरह काम कर रही है, आप इसको नाउन बोल दोगे, ठीक है, नाउन है। अच्छा यहाँ पर ये स्विमिंग ये है ऑब्जेक्ट, क्या है, किसका, लाइक वर्ब का। ही लाइक रोजेस, ही लाइक बिरयानी, ही लाइक फिश करी। इसी तरीके से ही लाइक स्विमिंग, तो स्विमिंग भी तो नाउन हो गया, नहीं हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रही है, ठीक है। कोई भी चीज सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होती है वो नाउन या प्रोनाउन होती है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर वर्ब की आईएनजी फॉर्म ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रही है, यहाँ पर वर्ब की आईएनजी फॉर्म सब्जेक्ट की तरह काम कर रही है। और इधर देखना, यहाँ पर वर्ब की आईएनजी फॉर्म एडजेक्टिव की तरह काम कर रही है। जब वर्ब की आईएनजी फॉर्म एडजेक्टिव की तरह काम करती है आप उसको क्या बोलते हो, प्रेजेंट पार्टिसिपल, है या नहीं है। वर्ब की आईएनजी फॉर्म जब एडजेक्टिव की तरह काम करे तो आप उसको क्या बोलते हो, प्रेजेंट पार्टिसिपल। लेकिन अब जब वर्ब की आईएनजी फॉर्म नाउन की तरह काम करे, मतलब सब नाउन का मतलब क्या होगा, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट होना। जब वर्ब की आईएनजी फॉर्म नाउन की तरह काम करे तो आप उसको क्या बोलोगे, जेरंड। क्या बोलोगे, फिर से बोलो, जेरंड मतलब क्या है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म किसकी तरह काम करे, नाउन की तरह। अगर वो नाउन की तरह काम करेगी तो फिर या तो सब्जेक्ट बनेगी या ऑब्जेक्ट बनेगी। ये चीज आपके समझ में आ गई, ये चीज आपके समझ में आ गई। बाबू जेरंड क्या होते हैं, जेरंड कुछ नहीं होती। वर्ब की आईएनजी फॉर्म अगर नाउन की तरह काम कर रही है तो जेरंड कहलाएगी। क्या कहलाएगी, जेरंड। अब नाउन का मतलब क्या हो गया, या तो सब्जेक्ट बनना या ऑब्जेक्ट बनना, है नहीं। नाउन का इतना ही तो काम होता है। तो जहां भी वर्ब की आईएनजी फॉर्म सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बने तो आप उसको क्या कहोगे, जेरंड कहोगे। जहां वर्ब की आईएनजी फॉर्म एडजेक्टिव की तरह काम करे उसको क्या कहोगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल कहोगे। और वर्ब की आईएनजी फॉर्म मेन वर्ब की तरह भी काम करती है, इज, एम, आर, वाज वर्ब के साथ भी तो आती है। आई एम प्लेइंग, ही वाज रीडिंग, ठीक है। दे आर वॉचिंग टीवी, तो यहाँ पर वॉचिंग, प्लेइंग, रीडिंग ये मेन वर्ब की तरह काम कर रही है, नहीं कर रही है। ये चीज समझ में आ गई, ये चीज आपके समझ में आ गई या नहीं आ गई, ठीक है। तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म तीन तरीके से काम कर सकती है। या तो वो मेन वर्ब की तरह काम करेगी तो वो इज, एम, आर, वाज वर्ब के साथ आएगी, है नहीं है। या तो फिर वो एडजेक्टिव की तरह, जब वो एडजेक्टिव की तरह काम करेगी तो किसी नाउन को क्वालिफाई करेगी, है नहीं है। या फिर वो जेरंड की तरह, जब जेरंड की तरह काम करेगी तो किसी भी सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का काम करेगी, है नहीं है। ये चीज आपके समझ में आ गई। हम इसको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे नॉन फाइनाइट वर्ब के अंदर कि जेरंड का यूसेज कैसे होता है, किस तरीके से इसके अंदर चेंजेस आते हैं, ठीक है। इतना समझ में आ गया ना आपको, वेरी गुड। मुझे तो यहाँ पर आना है तो मैंने थोड़ा सा आपको बता दिया। देखो अमेजिंग स्पाइडरमैन और ब्रोकन हार्ट, ठीक है। एक्चुअली क्वेश्चन तो कोई दूसरा है लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए हमें थोड़ा सा ये समझना पड़ेगा। अमेजिंग स्पाइडरमैन में ये अमेजिंग क्या है, एडजेक्टिव है। अब आप मुझे बताओ अमेजिंग स्पाइडरमैन, जो स्पाइडरमैन है वो दूसरों को अमेज करेगा या स्पाइडरमैन को कोई अमेज करेगा, वो दूसरों को अमेज करेगा। अच्छा इधर सुनो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्या है, ये है वर्ब की आईएनजी फॉर्म। क्या है, काम किसकी तरह कर रही है, तो एक नाउन भी लिखा है इसके साथ। जब आप
वर्ब की आईएनजी फॉर्म को किसी नाउन के साथ एडजेक्टिव बना के लिख देते हो तो वो जो नाउन होता है उस वर्ब के लिए डूअर हो जाता है। क्या हो जाता है? Doer। तो अमेजिंग स्पाइडरमैन का मतलब ये हो गया अ स्पाइडरमैन हु अमेजेस अदर्स, ऐसा स्पाइडरमैन जो दूसरों को अमेज करे, ये मतलब होता है अमेजिंग स्पाइडरमैन का। ठीक है, अगर इसको मैं मिटा दूं ऊपर वाले को, अगर इस तरीके से लिख दूं, देखो अगर मैं लिख दूं अमेज्ड स्पाइडरमैन, क्या चीज? अमेज्ड स्पाइडरमैन, तो स्पाइडरमैन नाउन हो गया और ये अमेज्ड क्या हो गया? ये एडजेक्टिव हो गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल, तो ये भी इसको डिस्क्राइब कर देगा, ये भी तो डिस्क्राइब कर देगा, नहीं कर देगा? हाँ, ये भी डिस्क्राइब तो कर देगा। अब यहां पर हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म को एडजेक्टिव की तरह लिखा है स्पाइडरमैन को क्वालिफाई करने के लिए। जब आप वर्ब की थर्ड फॉर्म को एडजेक्टिव की तरह यूज करते हो किसी नाउन के साथ, तो वहां पे वो जो नाउन होता है वो उसके लिए डूअर नहीं होता है। तो अमेज्ड स्पाइडरमैन का मतलब ये हो गया कि ऐसा स्पाइडरमैन जिसको दूसरों ने अमेज कर दिया है। ये चीज आपकी समझ में आ गई? ये चीज आपकी समझ में आ गई ना? अमेजिंग स्पाइडरमैन का मतलब क्या हो जाएगा? ऐसा स्पाइडरमैन जो दूसरों को अमेज करे। ये चीज आपकी समझ में आ रही है ना? ठीक है, तो अब मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो आप जब आप वर्ब की आईएनजी फॉर्म को किसी नाउन के साथ लिखते हो, कैसे? एडजेक्टिव बना के। क्या बनाकर? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव बना के लिखते हो, तो वो जो नाउन होता है वो नाउन डूअर होता है। किसका? उस वर्ब का। किसका? उस वर्ब का डूअर हो जाता है। जब आप वर्ब की थर्ड फॉर्म को किसी नाउन के साथ लिखते हो, क्या बनाकर? एडजेक्टिव बनाकर, तो वो जो नाउन होता है उसके लिए डूअर नहीं होता, कोई और डूअर होता है, कोई और डूअर होता है। यहां पर हमने अमेज्ड स्पाइडरमैन लिख दिया, तो मतलब क्या? ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, एक्टिंग एज एन एडजेक्टिव फॉर द वर्ड स्पाइडरमैन। अब ये स्पाइडरमैन इस अमेज्ड वर्ब के लिए डूअर हो जाएगा क्या? हो जाएगा? नहीं होगा ना, कोई और डूअर होगा। अच्छा, अब देखो यहां पे ब्रोकन मैन, अगर आप ब्रेक मतलब ब्रोकन वर्ड को आप एज एन एडजेक्टिव यूज कर रहे हो मैन नाउन के लिए, मैन नाउन के लिए यूज कर रहे हो, तो अभी बताओ ये मैन ब्रोक करेगा या इस मैन को किसी ने ब्रोक किया होगा? इस मैन को किसी ने ब्रोक कराया। आपको कैसे पता चला? क्योंकि जब आप वर्ब की थर्ड फॉर्म को एडजेक्टिव बना के लिखते हो किसी नाउन के साथ, तो वो नाउन उसके लिए डूअर नहीं होता है, मतलब कोई और डूअर हो जाता है। अगर मैं ब्रेकिंग मैन लिख दूंगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? मैन ने ब्रेक किया। एक और लिखता हूं मैं, इसको मिटा दूं यहां पर। देखो अब आप मुझे बताना, कंफ्यूज्ड या कंफ्यूजिंग क्वेश्चन क्या होता है? कंफ्यूज्ड क्वेश्चन या कंफ्यूजिंग क्वेश्चन? बताओ। कंफ्यूजिंग क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन, आप सब लोगों को पता है क्वेश्चन कंफ्यूज करता है, क्वेश्चन को कोई कंफ्यूज नहीं करता। अगर हम कंफ्यूज्ड क्वेश्चन लिखेंगे, अगर हम कंफ्यूज क्वेश्चन लिखेंगे तो मतलब क्वेश्चन इज कंफ्यूज के लिए डूअर नहीं होगा, ठीक है? तो मतलब कोई और डूअर होगा, लेकिन आप लोगों को पता है कि क्वेश्चन कंफ्यूज करता है, तो मतलब ये जो नाउन है वो डूअर है। तो जो नाउन किसी वर्ब के लिए डूअर हो जाता है तो मतलब प्रेजेंट पार्टिसिपल वाला मीनिंग। ये चीज आपके समझ में आ गई? ये चीज आपके समझ में आ गई? नहीं आ गई? आपके समझ में आई? इतना समझ में आ गया ना? वेरी गुड। अब मैं आपको क्या बताता हूं, देखो बाबू, जो भी डूअर होता है उसको एक्टिव मीनिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्टिव मीनिंग। तो जो प्रेजेंट पार्टिसिपल होते हैं वो कैसा मीनिंग कन्वे करते हैं? एक्टिव मीनिंग। एक्टिव मीनिंग का मतलब समझ में आ गया कि वो जो नाउन है वो डूअर हो जाएगा उसके लिए। पैसिव मीनिंग का समझ में आया कि वो जो नाउन है वो डूअर नहीं होगा, कोई और डूअर होगा। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल कैसा मीनिंग कन्वे करते हैं? एक्टिव मीनिंग। एक्टिव मीनिंग का मतलब समझ में आ गया। और पास्ट पार्टिसिपल कैसा मीनिंग कन्वे करते हैं? पैसिव मीनिंग। कैसा मीनिंग? पैसिव मतलब कोई और डूअर है। ऐसे याद कर लो, अमेजिंग स्पाइडरमैन, ब्रोकन मैन। अमेजिंग में यहां अमेजिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया, मैन इसके लिए डूअर हो गया, एक्टिव मीनिंग है ये। क्या चीज? और अमेजिंग क्या है? प्रेजेंट पार्टिसिपल है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है नहीं। ब्रोकन मैन में ब्रोकन जो है वो पास्ट पार्टिसिपल हो गया, मैन नाउन हो गया, मैन को किसी और ने ब्रेक किया, मैन ने ब्रेक नहीं किया, तो ये पैसिव मीनिंग हो गया। ये चीज आपके समझ में आ गई या नहीं आ गई? तो प्रेजेंट पार्टिसिपल कैसा मीनिंग कन्वे करते हैं? पैसिव। और सॉरी प्रेजेंट पार्टिसिपल कैसा मीनिंग कन्वे करते हैं? एक्टिव। और पास्ट पार्टिसिपल
ये चीज आपके समझ में आ गई। अब हम आते हैं क्वेश्चन पर। अब क्वेश्चन पे आते हैं, ये थोड़ा सा एडवांस वाला क्वेश्चन है, इसको अगर आप संभल के समझे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको जरा संभल के समझिए। इधर देखिए, we are in the control of the situation. Everything is in control of the police. ठीक है, These are very important. अब आप देखो यहां पर आपने एक फ्रेज लिखी इन द कंट्रोल ऑफ और एक लिखी इन कंट्रोल ऑफ। इनका मतलब क्या होता है? अगर हम लिख दें इन द कंट्रोल ऑफ और एक फ्रेज लिख दें इन कंट्रोल ऑफ, इन कंट्रोल, इसको बंद करो, इन कंट्रोल ऑफ। देखो जब आप ये लिखते हो इन द कंट्रोल ऑफ, तो उसका मतलब होता है कंट्रोल्ड बाय, क्या चीज? कंट्रोल्ड बाय। और आप जब लिखते हो इन कंट्रोल ऑफ, तो इसका मतलब होता है कंट्रोलिंग बाय। अब देखो यहां कंट्रोल्ड लिखा, यहां क्या लिखा आपने? ये जो है ये है पैसिव मीनिंग, ये क्या है? मतलब कोई और कंट्रोल लिखेगा करेगा, और ये है मतलब ये है पास्ट पार्टिसिपल, ये है पास्ट पार्टिसिपल, और ये है प्रेजेंट पार्टिसिपल। समझ के सुनना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये है पास्ट पार्टिसिपल कैसा मीनिंग कन्वे करते हैं? पैसिव मीनिंग। और प्रेजेंट पार्टिसिपल कैसा मीनिंग कन्वे करते हैं? एक्टिव मीनिंग। अब आप देखो यहां पर आपने लिख दिया वी आर इन द कंट्रोल ऑफ। अब आर, संभल के सुनो इसको शादेब, आर आपने यहां पे लिंक, अच्छा ये दोनों एडजेक्टिव फ्रेज हैं, क्या है? ये क्या है? एडजेक्टिव फ्रेज है। यहां पर आपने इन द कंट्रोल ऑफ लिखा, ये क्या होगी? एडजेक्टिव फ्रेज हो गई, ये कॉम्प्लीमेंट हो गया। क्या हो गया? ये किसका कॉम्प्लीमेंट है? वी का। किसका? वी का। सर वी का कॉम्प्लीमेंट ही हुआ। हाँ? वी का कैसे होगा कॉम्प्लीमेंट? अरे मैंने बताया था ना, ही इज अ पुलिसमैन। लिंकिंग वर्ब को, इज, एम, आर, वाज वर्ब को अगर मेन वर्ब की तरह यूज करते हो तो उनके बाद क्या आते हैं? कॉम्प्लीमेंट आते हैं। कॉम्प्लीमेंट नॉन प्रोनाउन एडजेक्टिव होते हैं, है नहीं है? नॉन प्रोनाउन एडजेक्टिव होते हैं, यही तो होते हैं। अब यहाँ पर ये मैंने क्या बता दिया? इन द कंट्रोल ऑफ और इन कंट्रोल ऑफ, ये दोनों क्या है? ये एडजेक्टिव है। क्या है? एडजेक्टिव है। ठीक है, तो जब आप आर यहाँ पर लिंकिंग वर्ब हो गई, क्या हो गई? लिंकिंग वर्ब हो गई। इसके बाद आपने इन द कंट्रोल ऑफ लिख दिया, तो लिंकिंग वर्ब के बाद कॉम्प्लीमेंट आते हैं, कॉम्प्लीमेंट नॉन प्रोनाउन एडजेक्टिव होते हैं, और फिर मैंने आप, ठीक है, और वो सब्जेक्ट को जोड़ते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट और सब्जेक्ट सेम होते हैं ना। तो अगर आप ये लिख लो वी आर इन द कंट्रोल ऑफ, तो ये इन द कंट्रोल ऑफ और वी दोनों सेम हो गए? होगा नहीं हो गए? लेकिन आप मुझे ये बताओ, इन द कंट्रोल ऑफ आप किसके लिए यूज कर रहे हो? वी के लिए। किसके लिए? वी के। लेकिन इन द कंट्रोल ऑफ का मतलब तो होता कंट्रोल्ड बाय, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि वी को किसी ने कंट्रोल कर रखा है नहीं? क्योंकि इन द कंट्रोल ऑफ का मतलब क्या होता है? कंट्रोल्ड बाय। अब ये जो इन द कंट्रोल ऑफ है, ये एडजेक्टिव फ्रेज है, इसका मतलब क्या होता है? कंट्रोल्ड बाय, कोई और कंट्रोल कर रहा है। और इस इन द कंट्रोल ऑफ को आप किसके लिए यूज कर रहे हो? वी के लिए। और आपको पता है वी को किसी ने कंट्रोल नहीं करा होगा, बल्कि वी ने सिचुएशन को कंट्रोल करा होगा। तो यहाँ पर आपको कैसा मीनिंग चाहिए? एक्टिव मीनिंग चाहिए। द हट जाएगा नहीं हट जाएगा? द हट जाएगा। तो वी आर इन कंट्रोल ऑफ द सिचुएशन। नीचे आ जाओ, एवरीथिंग इज इन कंट्रोल ऑफ पुलिस। अब आप देखो यहाँ पर आपने एवरीथिंग को सब्जेक्ट की तरह लिखा। अब इज क्या हो गई? ये लिंकिंग वर्ब हो गई, इज लिंकिंग वर्ब हो गई। इसके साथ आपने एक एडजेक्टिव फ्रेज लिख दी, इन कंट्रोल ऑफ। क्या लिख दी? अच्छा, इन कंट्रोल ऑफ का मतलब क्या होता है? कंट्रोलिंग बाय, ये एक्टिव मीनिंग कन्वे करती है। तो अगर हम इन कंट्रोल ऑफ को कॉम्प्लीमेंट बना के लिख रहे हैं एवरीथिंग के लिए, तो इसका मतलब ये होगा कि एवरीथिंग ने सारी चीजों को कंट्रोल कर रखा होगा। लेकिन आपको पता है कि कंट्रोल किसने किया है? पुलिस ने। तो यहाँ पर आपको कैसा मीनिंग चाहिए? पैसिव। तो यहाँ पर आप दा लगाओ,
क्या लगाओ, दा। दा लगाओ। फिर से सुन लो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बाबू। इन द कंट्रोल ऑफ और इन कंट्रोल ऑफ के बीच में वही डिफरेंस है जो प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल के बीच में होता है, ठीक है। जब आप इन द कंट्रोल ऑफ लिख देते हो तो इसका मतलब होता है कंट्रोल्ड बाय, मतलब किसी और ने कंट्रोल कर रखा है, पैसिव मीनिंग कन्वे करता है। जब आप इन कंट्रोल ऑफ लिख देते हो तो इसका मतलब होता है कंट्रोलिंग बाय, कि इसने किसी को चीज को कंट्रोल कर रखा है, एक्टिव मीनिंग कन्वे करता है। ऊपर वाले सेंटेंस में आपने वी जो है एक सब्जेक्ट है, उसके लिए आपने एक एडजेक्टिव फ्रेज इन द कंट्रोल ऑफ कॉम्प्लीमेंट बना के लिख दी। तो इसका मतलब क्या हो गया कि वी को किसी ने कंट्रोल कर रखा होगा, ठीक है, क्योंकि इन द कंट्रोल ऑफ का मतलब पैसिव मीनिंग होता है, कंट्रोल्ड बाय होता है। लेकिन आप लोगों को पता है कि वीक चीज को कंट्रोल करेगा, ना कि वीक किसी और को, वी को कोई और कंट्रोल करेगा। तो यहाँ पर आपको कैसा मीनिंग चाहिए था, एक्टिव मीनिंग चाहिए था। लेकिन इन द कंट्रोल ऑफ का तो मीनिंग पैसिव होता है, तो वो द हटा दो। अच्छा, यहाँ पर आपने एवरीथिंग जो कि सब्जेक्ट लिखा, उसके साथ आपने एक एडजेक्टिव फ्रेज इन कंट्रोल ऑफ लिख दी कॉम्प्लीमेंट बना के। इन कंट्रोल ऑफ जो है वो एक्टिव मीनिंग कन्वे करती है, जिसका मतलब होता है कंट्रोलिंग बाय। लेकिन आपको पता है कि एवरीथिंग किस सारी चीजों को कंट्रोल नहीं करेगा, बल्कि एवरीथिंग को कोई और कंट्रोल करेगा। तो यहाँ पर आपको कैसा मीनिंग चाहिए था, पैसिव मीनिंग चाहिए था, तो द कंट्रोल लिख दिया। ये चीज आपके समझ में आ गई, ठीक है। अब जो मीनिंग इन कंट्रोल ऑफ और इन द कंट्रोल ऑफ के बीच में होता है, वही मीनिंग इधर देखो, इन पोजेशन, इन द पोजेशन ऑफ, इन द पोजेशन ऑफ और इन पोजेशन ऑफ के बीच में होता है। किसके बीच में, इन पोजेशन ऑफ के बीच में होता है। मतलब एक्टिव और पैसिव का मीनिंग यही होता है। इन द पोजेशन ऑफ का मतलब क्या हो जाएगा, पोजेस्ड बाय, क्या हो जाएगा, पोजेस्ड बाय। और इन पोजेशन ऑफ का मतलब क्या हो जाएगा, पोजेसिंग, पोजेसिंग बाय। अब ये दो इसके एग्जांपल और देख लो, फिर बंद कर, ठीक है। देखो, जो मीनिंग मतलब इन द कंट्रोल ऑफ एक्टिव मीनिंग पैसिव मीनिंग कन्वे करता है, इन कंट्रोल ऑफ एक्टिव मीनिंग। इसी तरीके से इन द पोजेशन ऑफ पैसिव मीनिंग और इन पोजेशन ऑफ एक्टिव मीनिंग, ठीक है। चलो देखो जरा, इधर देखना, दिस बिल्डिंग इज इन पोजेशन ऑफ मिस्टर गुप्ता, मिस्टर गुप्ता। ठीक है। इधर देखना, दे अरेस्टेड अ टूरिस्ट इन द पोजेशन ऑफ ड्रग। अब आप देखो, ये और देख लो, लुक एट हियर, दिस बिल्डिंग इज इन पोजेशन ऑफ मिस्टर गुप्ता। अब आपने यहां पर इज लिंकिंग वर्ब लिखी। अच्छा, दिस बिल्डिंग इसका सब्जेक्ट हो गया, इसके साथ आपने क्या लिखा, इन पोजेशन ऑफ, क्या चीज, इन पोजेशन ऑफ का मतलब एक्टिव मीनिंग, मतलब ये किसी चीज को पोजेस करेंगे। तो अब आप दिस इन पोजेशन ऑफ को दिस बिल्डिंग के लिए कॉम्प्लीमेंट बना के लिख रहे हो, क्या लिख रहे हो। लेकिन आप लोगों को पता है कि दिस बिल्डिंग को कोई पोजेस नहीं करे, बिल्डिंग किसी को पोजेस नहीं करेगी, बल्कि बिल्डिंग को कोई पोजेस करेगा। तो आपको यहां पर कैसा मीनिंग चाहिए, पैसिव मीनिंग चाहिए। अच्छा, आप आगे लिखा हुआ भी है कि मिस्टर गुप्ता की बिल्डिंग है ये। तो अगर इन पोजेशन ऑफ का मतलब क्या होता, पोजेसिंग बाय, तो यहां पर आप क्या लिख दोगे, द। अच्छा, नीचे आ जाओ, दे अरेस्टेड अ टूरिस्ट इन द पोजेशन ऑफ ड्रग्स। अब आप देखो, एक आपने टूरिस्ट लिखा, नाउन लिखा, मतलब एक आपने नाउन ऑब्जेक्ट लिख दिया। अच्छा, इस ऑब्जेक्ट के लिए आपने एक एडजेक्टिव फ्रेज यूज कर लिखा है, इनकी जगह पे लिखा है। हाँ, जी, जो लिखा है, नहीं, इन ऊपर लिखा है इन द पोजेशन ऑफ। अच्छा देखो, दे अरेस्टेड, अरेस्टेड एक वर्ब हो गई, ट्रांजिटिव वर्ब हो गई, इसका एक ऑब्जेक्ट आ टूरिस्ट लिख दिया। अब आपने इस आ टूरिस्ट के लिए इन द पोजेशन ऑफ एक एडजेक्टिव फ्रेज कॉम्प्लीमेंट बना के लिख दिया, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो अब ये इन द पोजेशन ऑफ ये किसके लिए यूज हो रहा है, टूरिस्ट के लिए। अच्छा, ऑफ ड्रग्स। अब आप बताओ, अगर आप इन द पोजेशन ऑफ इस टूरिस्ट के लिए यूज कर रहे हो, ड्रग्स के लिए, तो मतलब क्या हो गया कि टूरिस्ट ने ड्रग्स को पोजेस नहीं किया होगा, किसी और ने ड्रग्स को पोजेस किया होगा। लेकिन आप देखो, अरेस्ट किया तो इसका मतलब क्या है, टूरिस्ट ने ही ड्रग्स को पोजेस किया होगा। तो यहां पर आपको कैसा मीनिंग चाहिए, एक्टिव, द हटा दो, द हटा दो। तो जो इन द पोजेशन ऑफ और इन द कंट्रोल ऑफ और इन पोजेशन ऑफ और इन कंट्रोल ऑफ के बीच में आप मतलब ये समझ लो कि एक्टिव और पैसिव वाला डिफरेंस होता है, जो प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल के बीच में। आज के लिए इतना रखते हैं, फिर कल इंशाल्लाह शुरू करेंगे। मैं नहीं, ऑलराइट स्टूडेंट।